हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? चलो बात करेंगे जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट, ये इन्फॉर्मेशन हैंडआउट रिलीज की है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, उसके बारे में बात कर ले। कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही सर, तो आप बता दीजिए थोड़ा। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब सैंपल क्वेश्चंस हमें पता चलेंगे जो ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। फिलहाल 2-3 मिनट हम इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। देखो, उन्होंने जो बुकलेट जारी की अपनी इन्फॉर्मेशन हैंडआउट, उसका नाम दिया और उसमें बताया इन्होंने कि किस सब्जेक्ट के या किस एग्जाम के लिए कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। सो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, ये 3 वैकेंसीज ऐसी थी जिसमें 70% वेटेज उनके सब्जेक्ट के थे, कोर सब्जेक्ट के। इसलिए वहां क्वेश्चन में 84 नंबर है ना, 120 में से 84 क्वेश्चंस तो केवल उनके सब्जेक्ट्स के आएंगे। और जो पार्ट ए वाला होगा, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाले में 36 क्वेश्चन होंगे। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग मुझसे पहले पूछ रहे थे कि सर क्या हिंदी में इंग्लिश में मिलेगा पेपर, मतलब जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश, तो उनका डाउट था कि क्या सर बाइलिंगुअल होगा ये। तो मैंने उनको बताया भी था कि कहीं ऐसा मेंशन उन्होंने नहीं किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, बट क्योंकि लास्ट टाइम भी बाइलिंगुअल फॉर्म में होता है, बाइलिंगुअल में होता है ये एग्जाम, तो इस बार भी चांसेस पूरे हैं। तो अभी देखिए यहाँ क्लियरिटी आ गई आप लोगों के पास कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है ऑब्वियस है कि वो इंग्लिश में मिलेंगे। 120 मिनट मिलेंगे आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दैट इज गुड, आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद अगर ऑफिस का जो एग्जाम होगा, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए, वहां पर जो वेटेज है सब्जेक्ट का 50% था, इसलिए 60 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में रहेंगे और 60 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में। 60 क्वेश्चन पार्ट ए में, 60 क्वेश्चन पार्ट बी में। यहाँ पर डिवीजन भी किया है उन्होंने कि जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे। और जो पार्ट बी है आपका, जो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे। यहाँ भी अच्छी बात यह है कि बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा और 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं आपको, दैट इज 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ये भी पार्ट अच्छा है। अब अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर की, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है और सबसे ज्यादा लोग वेट इसके लिए कर रहे थे, तो यहाँ पहले भी बता दिया था कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पार्ट बी नहीं है, कोई सब्जेक्ट है नहीं आपका, तो एक तरह से सबके लिए क्वाइट ओपन है ये। तो इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वाला पार्ट है और एप्टीट्यूड वाला, इंग्लिश वाला, जनरल अवेयरनेस वाला, उसमें यहाँ ऐसे डिस्क्रिप्टिव में बताया है कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे। जो रीजनिंग वाला और एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, उसमें 40 क्वेश्चन है, और अवेयरनेस वाला, जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज कह देते हैं, और इंग्लिश वाले पार्ट में 35 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लगभग आपको 120 मिनट में 150 सॉल्व करना है, यानी कि 1 मिनट से कम हो जाता है। और लगभग अगर काउंट करें तो 48 सेकंड्स, आपको केवल 48 सेकंड्स मिलेगा एक इसको करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्किंग नेगेटिव नहीं है, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क, है ना। बट लेकिन एक नुकसान भी यहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने 5 ऑप्शंस दे दिए। इन्होंने बोला कि हम 5 ऑप्शंस है ना, विल गिव यू 5 ऑप्शंस, तो यानी कि आपका टाइम और ज्यादा लगेगा। अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको कम टाइम वेस्ट होगा, बट आपको अब यहाँ पर 5 ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से अपना फाइनल करना पड़ेगा जो ऑप्शन है टिक करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इश्यू है कि 4 की बजाय आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अच्छी बात भी है। इन्होंने यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि जनरल नॉलेज में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में क्या होगा, तो वो क्वाइट कॉमन है। जनरल नॉलेज वाले पार्ट में इन्होंने कॉमन से क्वेश्चन बताए हैं कि उसी टाइप से आएगा, और इजी में बहुत इजी लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हायर हो सकता है। इन एक्चुअल एग्जामिनेशन यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑफ हायर डिफिकल्टी लेवल। तो आपका ये पार्ट जनरल नॉलेज का ओके ओके पार्ट है, ये आपको मिल जाएगा इजीली, और आप इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। बात यह है अब आपकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, तो इसमें इन्होंने काफी अच्छी रीजनिंग दी है। तो उसमें लगता है कि चांस जिस पेपर में रीजनिंग के, जैसे कॉमन कार्डर में आपके 40 क्वेश्चन से रीजनिंग के लिए आएंगे, और आपको इसके लिए बेहद अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने एक सॉल्व किया पैरा या एक क्वेश्चन का सेट पूरा करा, तो आप 3 to 4 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, और अदरवाइज उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ इशू फंसता है केवल एक, जो इन्होंने डिसाइड, जो जिसको बच्चों का डाउट भी आ रहा था, जिसकी मैं बात पहले कर रहा था, जो जनरल एप्टीट्यूड वाले में इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, देखिए भाई साहब, बहुत ही खतरनाक डिस्क्रिप्शन दिया है, और बच्चे लोग बहुत ज्यादा पजल्ड हैं। वो अपना माथा पकड़ के बैठे हैं कि इसको कैसे हम काउंट करें जनरल एप्टीट्यूड में।
ये क्लियर क्वेश्चन है रीजनिंग का, ठीक है, कि इसमें आपको 1 to 5 के लिए एक पैरा दे दिया, उसमें पढ़ के उन्होंने एक सॉल्व करने को कहा है पजल, और उसमें एक आपको क्वेश्चंस दे दिए कि 1 to 5 आप क्वेश्चंस बताइए। तो ये टिपिकल है क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुई इनसे, और ये पार्ट भी रीजनिंग में ही आना चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड में आपके वही न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है 10th और 10th प्लस लेवल तक के, वो क्वेश्चन आपको मैथ्स वाले मिलने चाहिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग यही कह रही है कि आपको वैसे ही क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में मिलेंगे, और दिस पार्ट विल बी कवर्ड इन द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट, ठीक है। तो आप लोग जो अपना मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, क्वांट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना करते रहिए, उसकी तैयारी है ना, मैथ्स की तैयारी आप लोग करते रहिए, आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश बहुत जरूरी है, ठीक है, वेटेज भी अच्छा खासा, हर एग्जाम में इसको वेटेज अच्छा दिया गया है, तो आपको वो भी कवर करना है। जो बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं, डरते हैं, तो उनके लिए फिर से मैं कहूंगा प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, जिस जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं उसको बार बार कीजिए। जो आपको नए टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं बचा, लास्ट का 1 वीक ही चल रहा है, ठीक है, इस समय आपको डरना नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए भी है कि इस समय कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हो पाई हमारी, तो ये सिचुएशन या ये मेंटेलिटी इस टाइम सबकी है, और सब लोग अंडर स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस में होने के लिए उनको डाउट नहीं करना अपने आप पर, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपना, और आप ये समझ लीजिए कि ये लास्ट वीक जिसने सरवाइव कर लिया वो ही एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। स्ट्रेस मैनेज कीजिए अपना, अपने जो आपने पढ़ा है अब तक केवल उसी को पढ़िए ज्यादा बार बार, ठीक है। और ये लास्ट राउंड है मैराथन का, लास्ट राउंड, ठीक है, जो आपने मैराथन में इतने देर से पार्ट किया है, इतने देर से आप इसमें पार्ट लिए हुए मैराथन में, तो ये लास्ट लेग है ना, लास्ट लैप है, इसमें आपको पूरा स्प्रिंट करना है, पूरा तेजी से दौड़ना है, डरना नहीं है, जितना भी आपके पास टाइम बचा है और जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए अच्छे से, और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। गुड लक। अभी बात करते हैं जो सैंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो सैंपल क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एमसीक्यू रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट। देखिए इस ये जो हैंड आउट का लाया था, इसमें भी इन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में जो नॉर्मल है आपका, मतलब आपका जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश के बारे में तो उन्होंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे वो लॉ का हो, और फायर सर्विसेज के लिए किसी, ना ही ऑफिस मैनेजमेंट के लिए कोई भी नहीं बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, उन लोगों ने मुझे कहा सर आप बताइए थोड़ा सा, आप पढ़ाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, तो आप ही बता दीजिए कि कैसे क्वेश्चन हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए है, जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो रिलेटेड टू ऑफिस मैनेजमेंट है, और आप सभी के काम आ सकते हैं, तो ये वीडियो को आगे देखते रहिए, ठीक है। ये मैं आपको सैंपल क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ यहाँ पर, जो बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट के पार्ट से हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपने जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चाहे जो मैंने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे थे, या किसी भी जिसने भी अपने अरेंज किए कहीं और भी पढ़ा हो, तो वो सभी के काम के क्वेश्चन है। अगर हम धीरे धीरे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन का सैंपल लेके आया हूँ मैं सबके लिए, तो आप लोग देखिए इनको, और आपके लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप पता भी चल जाएगा आप कितने डेप्थ में है अपनी नॉलेज को, जो आपने ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑफिस। बेसिक ऑफिस के जो मॉडर्न ऑफिस का कॉन्सेप्ट है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और मॉडर्न ऑफिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑफिस ना दो दो काम करता है, बेसिकली उसके दो ही काम है। फर्स्ट इज रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सेकंड इज कम्युनिकेशन, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। बाकी जो उसके काम है वो सारे एडिशनल काम है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वगैरह वगैरह। सो इसके दो काम है, एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एक कम्युनिकेशन। तो यहाँ क्लियरली इसका आंसर होगा सी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, है ना, ये इसका आंसर है सी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर एन ऑफिस मैनेजर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, नंबर एक, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, मैनेजमेंट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफिस मैनेजर। देखिए ऑफिस मैनेजर जो पोस्ट होती है वो जो एज पर कॉन्सेप्ट या एज पर जो इसके डेफिनेशन है, वो उसका होता है जो ऑफिस को कंट्रोल करता है ना, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि जिस मैनेजमेंट के लिए, जिस टीम के लिए काम कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट ने जो गोल प्रोवाइड किए हैं इनको, ये उसको कंट्रोल करके, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करके उनको गोल अचीव करके देता है। तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3, एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज, तो ये याद रखना, वो यूनिटी ऑफ कमांड, ये बेहद जरूरी है। अगर कमांड नहीं होगी, इसमें रहता है ना, ऑफिस मैनेजर अपने स्टाफ के साथ अपने इस तरह से वर्क करता है ताकि जो जो गोल है उसको अचीव किया जा सके, मैनेजमेंट ने जो गोल सेट किए हैं उनको अचीव किया जाए, और वो तभी होगा जब यूनिटी ऑफ कमांड होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द फंक्शनल फॉर्मनशिप। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, इनका नाम W F W टेलर है, काफी फेमस है।
देखो ये क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो एक बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन टाइप हो सकता है, फंक्शन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो ये एक बहुत फेमस लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिलिट्री में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक बॉस होता है, उसके नीचे एक बॉस होता है, उसके नीचे फिर बाकी दूसरे बॉसेस होने लगते हैं, है ना। तो कंटिन्यूस एक लाइन में फॉलो किया जाता है, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ इन्होंने कहा था जो टॉप में एक बॉस होगा, उसके नीचे एक सब लेवल होगा, और उसके बाद कोई भी किसी का बॉस नहीं होगा। कोई भी जो भी लोग हैं वो किसी को भी वर्क करा सकते हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉइज है किसी से भी कोई भी काम लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था इनका। इतने शॉर्ट टाइम में मैं पूरा कंप्लीट नहीं समझा सकता, बट आप थोड़ा सा मान के चलिए कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोफाउंडर थे ये उसके, फंक्शनल फोरमैनशिप का, और ये डब्ल्यू टेलर इनका नाम है। इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। और in delegation of authority, staff delegate authority to boss. Number B, members of the staff representative their difficulties to authorities. Number C, a boss delegate his powers to subordinate. Number last, a delegation of the officer meets authority. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बिना ना इंडिया या कहीं भी काम नहीं किया जा सकता, किसी भी सिस्टम में काम नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे देश में जो सबसे हेड ऑफ द स्टेट हमारी पोजीशन है वो है प्रेसिडेंट की, बट प्रेसिडेंट खुद से पूरा काम नहीं करता, उन्होंने अपॉइंट किया है या उन्होंने अपने लिए उस काम को करने के लिए कौन किसको रखा है, पीएम को और उनकी कैबिनेट को, ठीक है, जिसे कैबिनेट कहते हैं, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो होल्ड करते हैं पोस्ट, और वो अपना काम डेलीगेट कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया एक कैबिनेट में, ठीक है, एक मंत्रिमंडल में, और उसके थ्रू काम कराते हैं। इसी तरह बॉस अपनी अथॉरिटी आपको देता है ताकि आप उसके बिहाफ पर काम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ए बॉस डेलीगेट्स हिज पावर टू सबऑर्डिनेट्स। जो आपका ऑफिस मैनेजर होगा वो आपको जो सेक्शन हेड हैं, जो भी एचओडीज हैं सेक्शंस के डिपार्टमेंट के, वो उनको वर्क अपना पावर को डेलीगेट कर देगा ताकि वो काम करा सके, डे टू डे वर्क का, ऑफिस का काम चल सके। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस, एक दो डिबेट होते हैं, ओपन ऑफिस देना चाहिए या फिर प्राइवेट केबिन या प्राइवेट रूम देने चाहिए जो ऑफिस में वर्कर्स या स्टाफ काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी डिबेट है। तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग दिए जाते हैं। जो भी आप हेड ऑफ द जो मतलब सीनियर्स लोग हैं, हेड हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जनरली उनको प्राइवेट केबिन्स दिया जाता है, प्राइवेट रूम दिया जाता है। और जो स्टाफ है, ठीक है, उसके साथ क्या किया जा सकता है, उसको ओपन ऑफिस दिया जाता है, मतलब एक बड़ा सा रूम है, उसमें बहुत सारे टेबल और चेयर डाल दिए ऐसी लाइन के साथ, और वहां पर वो बैठ के सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्पस दिया जाता है ताकि एक हॉल में ज्यादा एम्प्लॉय बना के, और उनको बीच में जो इक्विपमेंट्स उनको दे रहे हैं, मशीन्स दे रहे हैं, टाइपिंग मशीन दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, जेरोक्स मशीन दे रहे हैं, तो वो एक दूसरे की शेयर्स भी करते रहते हैं मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक ज्यादा हो जाता है, मतलब कंपनी को उससे घाटा कम रहता है, सस्ते में काम हो जाता है। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमी। ऑफिस, ओपन ऑफिस को जो कम इकोनॉमी, मतलब मितव्ययता के साथ ऑफिस चल सके, इसलिए उसको बनाया जाता है या प्रोवाइड करा जाता है। द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ऑफिस शुड बी, ये थोड़ा सा डिबेट है इसमें, क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग मानना है। बट हाँ, इन जनरल जो ज्यादातर बुक्स मैंने देखी हैं उनका मानना है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? अगर आपके पेपर में ऐसा आ जाए कि 21 हो ऑप्शन और बहुत दूर दूर तक हो, तो हो सकता है 21 मार्क करें, है ना, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बुक्स में ज्यादातर ज्यादातर लोगों ने माना है, ज्यादातर जो बुक राइटर हैं और अच्छे से समझाते हैं, समझते हैं इन सब चीजों को, तो उन्होंने बताया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ऑप्शन होगा? 28, 68, 28, 68, तो सब लोग मारने वाले हैं 28, है ना, ये 20 में बोल रहा हूँ तो 20 होगा। देखिए ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, हमने फ़ारेनहाइट नहीं बोला, हमने बोला 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट में। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखिए, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 68 डिग्री, सॉरी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर 20 के आसपास अगर आपको पेपर में आ जाए कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री और 21 डिग्री, तो 20 नहीं है लेकिन 21 उसके आसपास ही है, तो 21 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टाइपिंग पूल्स, जैसे भी बताया मैंने कि एम्प्लॉयज जो अपने जो आइटम्स हैं, मतलब इक्विपमेंट्स हैं, वो शेयर करते हैं, पूल करते हैं, है ना। जैसे आप ओला उबर पूल करते हैं, आप गाड़ी मंगाते हैं, और गाड़ी मंगा कर क्या होता है कि अगर सपोज करो आपने ओला मंगाई या उबर मंगाई जो पूल वाली है ना, डायरेक्ट पर्सनल नहीं मंगाई, पूलिंग वाली है, तो उसमें क्या होता है कि 3 बंदों को उसको गाड़ी को लेना होता है। तो पहले आपको पिक करेगा, उसके बाद सेकंड के पास जाएगा, उसके बाद थर्ड के पास जाएगा,
फिर जाकर जब 3 लोगों को पिक कर लेगा उसके बाद डेस्टिनेशन पे जाना शुरू करेगा। तो इसमें क्या होता है, देखो आपने डिले देखा होगा, है ना? डिले हो जाता है। ऐसे टाइपिंग वर्क में भी अगर आपका जो टाइपिस्ट है उसको अगर इक्विपमेंट नहीं मिल रहा और दूसरे जो टाइपिंग वाले हैं वो भी उस पर काम कर रहे हैं तो उसे वेट करना पड़ेगा, यानी कि डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर टाइपिंग पूल में इकोनॉमिक तो हो जाएगा क्योंकि एक ही मशीन दिया आपने और 2-3 लोगों से काम करवा रहे हो, लेकिन डिले इन टाइपिंग वर्क आपको देखना पड़ेगा। हु इन्वेंटेड कार्ड इंडेक्स? देखिए इंडेक्स के ना 2-3 टाइप के इंडेक्स होते हैं, हमने बताया भी है पहले भी। तो जो कार्ड इंडेक्स होता है उनकी खोज, जो उनके खोजकर्ता कहें या जिन्होंने उसको बनाया है, वो है एबेजिन रोजियर। तो कार्ड सिस्टम में ना जो इंडेक्स है ये इसका पार्ट है। इंडेक्स के कितने कितने टाइप हैं? तो 3-4 टाइप होते हैं, उसमें से एक कार्ड होता है, कार्ड टाइप। तो उसको उन्होंने बनाया। ठीक है, इंडेक्स के कई सारे तरीके होते हैं, बट जो कार्ड इंडेक्स है उसका केवल ये है। पेपर श्रेडर इज यूज फॉर, इसको आप देख लीजिए, इसका मतलब ये होता है कटिंग पेपर्स इनटू द स्मॉल पीसेस। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत पहले एक मूवी आई थी आर्गो, बेन एफ्लेक की, बहुत शानदार मूवी थी। बाद में इंडिया में थोड़ा जो अक्षय कुमार की बेबी मूवी थी उसमें भी थोड़ा सा उसकी स्टोरी थी, उसके जैसी स्टोरी थी। तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब ईरान में वो लोग फंसे होते हैं, वहां से जा रहे होते हैं, अपनी एम्बेसीज को बंद कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, जो फाइल हैं आपके ऑफिस में जो पुरानी हो गई हैं, जो पेपर वर्क इतना सारा पड़ा, तो उसको डिस्पोज करने के लिए क्या बेस्ट वे होता है? हम लोग क्या करते हैं इन जनरल की, बहुत ज्यादा मटेरियल जो बेकार हो गया है, जो बहुत सारा पुराना है, जिसको ऑफिस में रखना नहीं है, तो उसको क्या करो, डिस्पोज करना है तो मतलब उसको डंप कर देते हैं या तो कहीं, या फिर उसको जला देते हैं। बट वो मैकेनिज्म अच्छी नहीं मानी जाती। इतना सारा पेपर जलाओगे तो वो पोल्यूशन तो क्रिएट करेगा ना। तो उससे बेस्ट वे में क्या होता है कि पेपर श्रेडर मशीन में उसको डालते हैं, वो पेपर कटिंग में बिल्कुल शॉर्ट पीसेस में आ जाते हैं, और फिर उसको बाद में बाहर बेच दिया जाता है, और या फिर बाहर दे दिया जाता है, जिसके बाद उसको रिसाइकल कर लिया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे तो पेपर काट के क्यों, जरा ऐसे क्यों नहीं दे देते, वो तो तब भी रिसाइकलिंग होना है। देखिए ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना, बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, तो आप उसको बाहर मार्केट में ऐसे ही नहीं बेच सकते। तो आप उसको अपने ऑफिस में ही पूरा पहले डिस्पोज कर लेते हैं अच्छे से, श्रेडर मशीन में डाल के कट कर लेते हैं, उसके बाद बाहर उसको डिस्पोज करते हैं, बाहर बेच देते हैं, दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसको फिर रिसाइकिल कर लिया जाए। नेक्स्ट, नॉर्मली विच इज नॉट अ मेथड ऑफ ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स तो आज सभी लोग जानते हैं, आजकल सेल भी चल रही है ना, बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, सबकी सेल चल रही है। तो आप लोग तो इसको सबको जानते ही होंगे कि कौन कौन से सेल कैसे कैसे चल रही है, बट उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। जो ई कॉमर्स होता है ना, वो कई टाइप के हैं। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं 4, इसमें से एक तो नहीं है, लेकिन जैसे B2B, C2C, B2C, ये आपने जनरली देखा होगा। A to B नहीं होता, इसका आंसर A to B है। ठीक है, बाकी मैं ये बता देता थोड़ा। B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई बिजनेस फर्म कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसे सर्विसेज दे रही है जो दूसरी कंपनी को ही बेच रही है, कंज्यूमर को नहीं बेच रही, किसी कंपनी को बेच रही है। और जैसे B2C में क्या होता है, जिसने किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई सर्विस बनाई, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रही है। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी सोप ले लीजिए, साबुन, कंघा, कुछ भी ना, आप प्रोडक्ट जो चिप्स ले लीजिए, कोई भी कंपनी बना रही है तो वो क्या कर रही है, वो बेच रही है कंज्यूमर को, आपको मेरे जैसे कंज्यूमर उसको जाके खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन B2B में क्या हो रहा है, वो कंपनी बना रही है कुछ मटेरियल और दूसरी कंपनी को बेच रही है, कंज्यूमर को नहीं बेच रही, दूसरी कंपनी को। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे जो दवाइयाँ बनती है ना, दवाइयों में API करके एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो API कोई दूसरी कंपनी बना रही होती है, वो कंपनी API बनाकर दूसरी कंपनीज को बेचती है जो दवाइयाँ बनाती है। वो API खरीदती है उनसे और फिर उनके बाद दवाइयाँ बना के फिर वो पब्लिक को बेचती है। ठीक है, तो वो जो बाजार है ना, तो वो किस में आएगा? जो API बनाने वाली कंपनी है और वो दूसरी कंपनी को बेच रही है जो दवाइयाँ बना रही है, ये आएगा B2B में। और सिंपल एग्जांपल जैसे इंटेल का एग्जांपल है, तो इंटेल क्या करता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाता है, जो छोटी छोटी चिप्स बनाता है, जो आपके मोबाइल्स में, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगती हैं। तो वो आपको तो नहीं बेच रहा ना डायरेक्ट, वो उसने आपको सामान नहीं बेचा, आप कोई मार्केट में जाके चिप नहीं खरीदते, जाके आप पूरा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। तो उसने जो चिप्स बनाई, उसने जो IC बनाया, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो जाके दूसरी कंपनियों को, जैसे इंटेल, HP, लेनोवो, है ना, इंटेल ने मतलब HP, लेनोवो, इस टाइप की कंपनी को बेचते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल होगी। C2C में एग्जांपल यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसका बेस्ट एग्जांपल है ओला, मतलब माफ कीजिए, OLX। ठीक है ना, OLX हुआ, eBay हुआ, तो इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे ये। सो उसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर
जैसे मेरा कुछ सामान है, मुझे कुछ बेचना है, तो बस एक इंटरफेस चाहिए और मैं दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच देता हूँ, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ही सामान जा रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ओला, माफ कीजिए, ओएलएक्स, याद रखिए। When a service provider charges fixed monthly rental for the services called subscription model, transaction fees model, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मॉडल, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। इसका मतलब ये है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो भी सेवा करता है, सेवा दाता है ना, जो भी सेवा दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है आपको, वो आपसे अगर चार्ज करता है महीने के, मतलब मंथली बेसिस पे आपसे चार्ज करता है कि पर मंथ आपसे इतना चार्ज लूंगा और आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसा मॉडल कौन सा है भाई? ये तो इजी एग्जांपल है, ये तो आप सभी जानते हैं। आपने नेटफ्लिक्स का लिया होगा, आपने है ना सब्सक्रिप्शन लिया होगा, नेटफ्लिक्स होगा, कौन कौन से होते हैं, प्राइम होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने टिंडर का ले रखा होगा, ठीक है ना, डेटिंग एप्स के लेते हैं लोग। सो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वो तो आप जानते ही हैं। तो जो मंथली चार्ज करता है सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग विद अ वर्ड प्रोसेसर? क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट, कलेक्शन द डाटा, typing the text of the document on the computer and editing the typed document। देखिए, जिसने वर्ड प्रोसेसर नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा। वर्ड प्रोसेसर का काम होता है डाटा को एडिट करना, डाटा की एंट्री करना, उसमें एडिशन कर लेना, कुछ मतलब एडिटिंग कर लेना और उसको स्टोर कर लेना और डिस्प्ले कर देना, ठीक है। अब ये एक बिल्कुल ही सेपरेट गैजेट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो इसका कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। तो कंप्यूटर में टाइपिंग तो नहीं करता है ये, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही टाइपिंग का काम करता है, ठीक है। ये एक छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक सब कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। विच इज द मोस्ट फेमस पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? जो ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है सबसे कॉमन स्प्रेडशीट कौन सी होती है? अगर आपको नहीं पता तो एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं जनरली, है ना। मल्टीपल डाटा डाल सकते हैं, बहुत सारा डाटा आप उसमें बना सकते हैं। एमएस ऑफिस में जनरली आप लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं, एप्लीकेशंस टाइप करते हैं ना, जो वर्क ऐसा होता है वही करते हैं। और इसका आंसर एम एस एक्सेल, ठीक है। एक्सेल जो होता है, इसमें एक्सेल शीट बनाते हैं, उसमें फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं, बहुत सारा काम किया जाता है ऑफिस में। तो स्प्रेडशीट क्या होगी? एक्सेल। ये माइक्रोसॉफ्ट का है और आजकल गूगल का भी बहुत फेमस है, गूगल शीट नाम से, है ना। गूगल शीट भी इक्विवेलेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। तो आपके पेपर में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जगह गूगल शीट आ जाए तो उसका भी मतलब वही होता है, वो भी एक स्प्रेडशीट। Out of system and procedure, number एक, system is broader concept, procedure broader concept, both are synonym and same, both are part of routine। देखिए, रूटीन को ही प्रोसीजर बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में ना, जो ऑफिस प्रोसीजर्स होते हैं उसे ही रूटीन कहा जाता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। और जिसने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा याद रखिए, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर आपके ऑफिस मैनेजमेंट वाले कोर्स का पार्ट है, और ये बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। इसको अंडरस्टैंडिंग के बिना ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और ऑफिस सिस्टम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, एक ऑफिस सिस्टम में कई प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। several procedures may be in the one office system, so office system is a bigger, a broader concept। next, why are office manuals prepared? ये भी आपके ऑफिस मैनेजमेंट का क्लियरली पार्ट है। ऑफिस मैनुअल्स के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत सारी ऑफिस मैनुअल्स होती है, तो आप सिंपली याद रखिए, एक ऐसी बुकलेट है, एक ऐसी डायरी है ना, जो गाइड करती है, जिसमें सारा आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस लिख दी है, ठीक है, रिलेटेड टू जो भी फील्ड के लिए लिखी जा रही हो मैनुअल। तो उसमें आपने जनरली सारे रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। वो काम आते हैं लोगों को, मतलब एम्प्लॉइज को, जिसमें उनको काम करना आसान हो जाए, उसको बार बार अपने ऑफिसर के पास नहीं जाना, सर ये काम कैसे होगा, ये काम होगा। जब उसके पास एक मैनुअल होगी तो उसमें देख के वो काम कर सकता है, बहुत जरूरी है वो, इसके बिना काम करना। इसमें मतलब आइडियलिस्टिक चीजें लिखी जाती हैं बिल्कुल, कि कोई भी काम कैसे किया जाना है। तो इसका आंसर होगा टू गाइड द ऑफिस अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें मिलते हैं। अब मुझे एक मूवी याद आ रही है, न्यूटन, एक मूवी आई थी राजकुमार राव की। तो उसको पोल ऑफिसर बना के भेजा जाता है, शायद आई थिंक छत्तीसगढ़ के जंगलों में भेजा जाता है, बहुत रिमोट लोकेशन पे। तो जिस स्कूल में उसको वोटिंग करानी होती है, पोल्स कराने होते हैं, तो वहाँ बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। तो आपको अगर याद होगा तो वो एक बुकलेट खोलता है और उसमें देखता ही एक जो पोलिंग बूथ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो वो अपनी चेयर टेबल्स लगवाता है, उस पर कपड़ा लगवाता है और थोड़ा सा एक हाइजीनिक माहौल क्रिएट करता है, कि जैसे एक पोलिंग ऑफिसर आपका आईडी कार्ड चेक करेगा, वोटर आईडी कार्ड चेक करेगा, दूसरा आपका इंक लगाएगा, तीसरा वाला आपको गाइड करेगा कैसा आपको वोट करना है, ठीक है। लास्ट में ऑफिसर बैठा होता है, तो वो पूरा सेटअप रेडी करता है। वो कहाँ से देख के करता है? वो ऑफिस जो वहां पे उसके पास मैनुअल होती है, उसके उसको देख कर होता है, अगर आपको ये याद हो तो, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस मैनुअल का मतलब होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफिस चार्ट। ये भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए वर्टिकल चार्ट्स भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, रेक्टेंगुलर नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर रेक्टेंगुलर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो एम्प्लॉइज जब होते हैं ऑफिस में या काम करते हैं तो उसको बहुत सारे मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मतलब आप उसको डायरेक्ट मनी नहीं दे रहे हैं, बट उसको उसको मोटिवेशन हाई रखने के लिए उसको कुछ और टाइप की चीज दे रहे हैं, उसको प्रेस्टीज दे रहे हैं, उसको ओहदा देते हैं ना, आपका प्रमोशंस कर देते हैं। तो वो सब किस में आता है? नॉन फाइनेंशियल में। वेजेस तो यानी कि पैसा दे रहे हैं आप, तो पैसा दे रहे हैं तो फाइनेंशियल मैटर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। बोनस में भी आप पैसा देते हैं, यानी कि ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होगा। रिटायरमेंट पेंशन यानी कि वहां भी आप पैसा दे रहे हैं, तो वो भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होगा। जॉब सिक्योरिटी कि भैया आपकी फिक्स है, गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हो, आपकी फिक्स है कि 60 ईयर तक, 58 ईयर्स तक, या कहीं कहीं 62 ईयर्स तक आपको जॉब, आपकी सिक्योरिटी, आप वहां काम करेंगे। ठीक है, तो ये जॉब सिक्योरिटी क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्शलो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मोटिवेशंस के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देख लो, विच इज द प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई। तो ये मिस्टर ग्रेगोर ने लिखी है, मैकग्रेगोर ने। सो इसमें इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में कंपेयर करके, दोनों ही इन्होंने थ्योरी दी है, एक ही टाइम पर दी है। उसमें बताया कि जो लोगों को मोटिवेट किया, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे, किस टाइप से किया जाना चाहिए। इस टाइप से मैस्लो ने भी एक अपना हायरार्की मॉडल दिया है। उसमें बताया कि अगर ये नीड्स उसकी पूरी होती जाएंगी, बेसिक नीड्स पूरी होती जाएंगी, तो वो अगले स्टेज में पहुंचता रहेगा और उसका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स और स्टीम नीड। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सब पार्ट होता है सारे, ये सोशल नीड्स भी होता है और साइकोलॉजिकल, माफ कीजिए, सेफ्टी नीड्स भी होता है, स्टीम नीड भी होता है। ये साइकोलॉजिकल नीड नहीं होगा, वो साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक है ना, मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक नहीं होता, वो उसमें फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होता है। मतलब जो आपको रोटी कपड़ा तो मिलना चाहिए पहले, तो वो फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक नीड्स आपकी पहले होनी चाहिए, उसके बाद आप ऊपर के लेवल पे जाते हैं। फिर आपको सोशल नीड्स होती है, आपको पहले सेफ्टी नीड्स होती है, फिर सोशल नीड्स होती है, फिर आपकी एस्टीम नीड होती है, और उसके बाद लास्ट में जो फिफ्थ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल नहीं होता, उसकी नीड में बेसिक नंबर वन जो होता है, जो ग्राउंड लेवल पे होता है हायरार्की मॉडल में। सो सबसे पहले फिजिकल नीड्स है। ठीक है, साइकोलॉजिकल गलत आंसर है। प्रीमियम ऑफ द ग्रुप इंश्योर ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉय इज पेड बाई। याद रखना, आपकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी कि आप जब किसी के एम्प्लॉय बनेंगे, आप ये एग्जाम पास करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो एक हिस्सा एम्प्लॉय और एक हिस्सा आपका एम्प्लॉयर, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी आपके ऑफिस, ग्रुप ऑफिस जो इंश्योरेंस होगा वो देता है, उसमें प्रीमियम देता है। उसका फायदा क्या होता है? देखो, ग्रुप इंश्योरेंस बता देता हूँ, बहुत ही जरूरी चीज है। देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस इतनी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में कि अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं, एक कंपनी में 5,000 10,000 लोग काम कर रहे हैं, अगर सबका हर कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेता है बहुत कॉस्टली पड़ता है। बट ग्रुप इंश्योरेंस को भी एक ही बार में इतने सारे लोग लेते हैं, तो कंपनी को बहुत सस्ता पड़ जाता है। किसी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उससे बार्गेन करके अपने एम्प्लॉयज के लिए कम प्रीमियम पे वो लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं। उसका बेनिफिट एम्प्लॉय को होता है, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाए, तो अगर वो नहीं रहे किसी वजह से, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके जो डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है, उसके बच्चे, भाई है ना, भाई बहन तो नहीं होता, उसके बच्चे हैं, माता पिता है, सो उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उनको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, और अच्छे ऑफिस की सबसे बढ़िया बात ये होगी वहाँ अच्छा ग्रुप इंश्योरेंस होगा। नेक्स्ट, which of the following is not a medium of maintaining public relation with the newspapers। ये पब्लिक रिलेशन का पार्ट है, ये भी आपके कोर्स में है, बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, आपने पीआर नाम सुना होगा कि बॉलीवुड इज डूइंग पीआर एक्सरसाइज ना, या समथिंग क्रिकेटर इज डूइंग पीआर एक्सरसाइज। सो व्हाट इज पीआर एक्सरसाइज? इट इज पब्लिक रिलेशन मेंटेनशिप। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन को कैसे मेंटेन करते हैं, क्यों किया जाना चाहिए, पब्लिक रिलेशन और मीडिया में, पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो उस इसमें ये सब पढ़ा जाता है। तो पब्लिकेशन फिलहाल जान लीजिए आप। इसमें पूछा कौन सा अच्छा तरीका नहीं है, कौन सा तरीका नहीं है पीआर करने का। प्रेस रिलीज करना एक अच्छा तरीका है, आप प्रेस रिलीज देते हैं अपने न्यूज़पेपर्स को अपनी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो वो अच्छा तरीका है। पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये प्रेस पब्लिक रिलीज भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है। कई बार आप ऑफिस में उनको बुलाकर, जो अपने मीडिया को बुलाते हैं, न्यूज़ पेपर्स के साथियों को बुलाते हैं, और आपको
या तो कोई आपको कुछ डिस्कस करना हो, मतलब कुछ जो भी आपके पास क्लेम है या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देनी हो, और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो करना हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। और ये भी करते हैं, आप लिटरेचर्स प्रोवाइड करते हैं उनको अपनी कंपनी से रिलेटेड। बट देखिए यहाँ आप समझ लीजिए, ये मैंने थोड़ी देर पहले बोला अभी कि पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग कर रहे हैं या अपनी किसी प्रोडक्ट, मार्केटिंग क्या होता है, आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, ठीक है। पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अपने सामान को बेचना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे होंगे, तब आपका टारगेट मीडिया या न्यूज़पेपर नहीं, आपका टारगेट कंज्यूमर होगा, कस्टमर होगा। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। आप अगर अपनी कंपनी में अपने एग्जीबिशन में, प्रोडक्ट के एग्जीबिशन में न्यूज़पेपर को बुलाएंगे, तो वो एक अच्छा मीडियम नहीं है। ऑब्वियस है, इनडायरेक्टली आपको पब्लिसिटी मिलेगी, बट वो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन द पब्लिक रिलेशन। Number next 23. Which of the following is not included in publics with whom to have the public relation? अब public relation बनाने हैं तो public के साथ बनाने हैं। बट वो public कौन होना चाहिए? कि आम जनता सड़क पे घूमने वाली नहीं। एक कंपनी की जो public relation बनाएगा वो बनाएगा अपनी, जहां भी कंपनी स्टेब्लिश है उसकी सोसाइटी में, है ना, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में, कंपनी के बारे में ओपिनियन क्या है, तो उसके साथ वो रिलेशन बनाएगा, तो वो उसका पब्लिक्स का पार्ट होगा। और कौन कंपटीटर होगा नहीं होगा भी देखते हैं। एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉइज के बीच में उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए कि वो कंपनी सही काम कर रही है, ताकि लोगों को एक गर्व वाली फीलिंग हो कि वो कंपनी के साथ जुड़े हैं, जो एथिकल वे में काम कर रहे हैं। तो ये भी पब्लिक रिलेशन सिर्फ पब्लिक के साथ नहीं, अपने एम्प्लॉइज के साथ भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। तो अब ऑप्शन बी या ऑप्शन डी क्या सही होगा? देखिए, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज क्या होता है, जो आपको लगता है कि पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं और वो आपकी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप अगर कहीं काम कर रहे होंगे फिलहाल, तो आपका मन करेगा कि मैं यार इस सर्विस को छोड़ के, इस काम को छोड़ के अब नेक्स्ट फर्म में या नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा। तो यानी कि आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं दूसरी कंपनी के लिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर उसमें उसकी इमेज आपके पास अच्छी होगी, तब आप उसको ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, अपना टैलेंट लेके उस कंपनी के पास जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये भी उनका टारगेट होता है, ताकि आपकी इमेज बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ताकि बाहर का जो टैलेंट है वो भी आपके पास आए। तो कंपटीटर तो क्या होता है भैया, कंपटीटर के लिए आप नहीं करेंगे पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि कंपटीटर तो आपकी इमेज को डाउन करने का ही काम करेगा, वो कंपटीटर है आपका। आप कुछ भी कहो कि आप उससे अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं और आपको उसके लिए मतलब उसके सामने अपनी इमेज अच्छी रखना है, तो वैसा हो ही नहीं सकता। कंपटीटर का मतलब ही यही है कि आपकी इमेज को डाउन करेगा, तभी तो उसको बेनिफिट होगा। Next, a system which captures and process data during an organization day-to-day transaction is। देखिए, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो पहले इसको देख लीजिए। ये होता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, डे टू डे के ट्रांजैक्शंस नोट किए जाते हैं कि कितना सप्लायर को कितना पेमेंट किया गया है, किसी कंपनी में किसी वर्कर को पेमेंट किया गया है, अलाउंसेस कुछ बांटे गए हैं, कुछ शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा दिया है क्या। तो डे टू डे के बारे में, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हैं उसकी जानकारी भी, कि डे टू डे के बारे में जो डाटा नोट किया जाता है, जो ट्रांजेक्शन्स नोट किए जाते हैं, और उसको बना के लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है उसको फायदा होता है। तो वो क्या होता है, टीपीएस, उस सिस्टम को कहा जाता है टीपीएस। इसके ऊपर होता है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसके ऊपर होता है। इसके भी ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम आता है, ये मिड लेवल मैनेजमेंट के काम आता है, और जो मैंने बताया एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम आता है, जो सीएफओ हैं, सीईओ हैं कंपनी के, उनके काम आता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए कि डे टू डे ट्रांजेक्शन के बारे में नोट कर रहे हैं तो वो होता है टीपीएस। ये सब पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में फायदा करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ही काम है कि इन्फॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, ताकि डिसीजन मेकिंग ईजी हो सके। अ सर्कुलर लेटर इज राउंड इन शेप, ये तो होना चाहिए भाई, सर्कुलर लेटर तो गोल होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंड टू मनी टू पर्सन, सेंड टू मैनी ऑफ पर्सन, पास्ड ऑन बाय वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट, वन रिटर्न बाय द पोस्ट ऑफिस बीइंग अंडरस्टैंड। देखिए, इसका आंसर होता है, अगर एक, जैसे आपने सुना होगा सर्कुलर, कि अभी बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, तो डीएम ने सर्कुलर निकाला है, ठीक है, डीएम ने अपना ऑर्डर निकाला है कि कल की सभी स्कूल की और उसकी छुट्टी है, ठीक है। और जो भी ऐसे पब्लिक ऑफिसेज हैं उनकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि कल बहुत ज्यादा रेन होने की संभावना है, या कल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है, इस टाइप से। तो ऐसे लेटर को कहा जाता है सर्कुलर्स। तो ये बिजनेस लेटर का टाइप होता है। बिजनेस लेटर्स, आप, ये भी आपके कोर्स में है, बिजनेस लेटर्स, मतलब ये ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट है। सो ऑफिस मैनेजमेंट में लेटर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो सब कोई पढ़ा जाता है। तो सर्कुलर का टाइप ये होता है जब आपको बहुत सारे लोगों को सूचनाएं देनी, बहुत सारे लोगों को सूचित करना हो।
यू हैव टू सेंड टू मैनी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो डीएम सर्कुलर निकालता है, सर्कुलेट करवा देता है, सब में पहुंच जाए वो मैसेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज डेमी ऑफिशियल या डीओ लेटर, तो आप ध्यान रखिए इसका आंसर ये होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अगर इक्वल रैंक के हो तो वो अपने एक दूसरे के बीच में डीओ लेटर्स भेज के करस्पॉन्डेंस करते हैं, बात पत्राचार जो होता है वो डीओ लेटर के थ्रू होता है। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, ये मैंने बताया कि बिजनेस लेटर के ये सारे टाइप हैं, तो फॉर्म लेटर भी इसका एक टाइप होता है, ये नहीं होता, बिजनेस रिप्लाई कार्ड भी एक टाइप होता है, सर्कुलर भी होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर कोई टाइप नहीं होता बिजनेस लेटर्स का, फॉर्म लेटर उसका टाइप होता है, बिजनेस लेटर होता है, सर्कुलर भी होता है, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बट इनलैंड टाइप लेटर नहीं उसका टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। फाइंड द ओड वन आउट, आपको जो मैच नहीं कर रहा चारों में से एक जो अलग है उसको बाहर निकालना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ओके, फोरमैन एंड शेयर होल्डर्स, इन चारों में आपको ऐसा क्या चीज लगता है जो यहाँ ठीक नहीं बैठ रहा, कि तीन चीज तो एक जैसी है, एक अलग है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आजकल पैसा लगा रहे होंगे या वो सोच रहे होंगे, जो जो थोड़ा बहुत भी समझते हैं, आजकल तो बूम चल रहा है इतना, है ना, तो वो सबका आंसर एकदम दे पा रहे होंगे। आंसर होगा क्या, शेयर होल्डर। जी नहीं, ये गलत है। देखिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्यों ये गलत है। ये भले ही आपको दिखे कि ये भी कंपनी में काम करते हैं, ये भी कंपनी में, ये फोरमैन मतलब एक तरह से जो लेबर का सुपरवाइजर होता है, जो आपकी लेबर ऑफिस में काम कर रही है उसमें जो एक पर्सन को आप सुपरवाइजर बनाते हैं उसको फोरमैन बोलते हैं। तो ये भी ऑफिस में काम कर रहा है, मतलब ये भी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये भी आपकी फर्म में, ये भी आपकी फर्म में काम कर रहा है। शेयर होल्डर तो आपके यहाँ काम नहीं कर रहा, तो वो क्यों इसका पार्ट, वो क्यों ओड मैन आउट नहीं होगा, वो क्यों आउट नहीं होगा। देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और चीफ एग्जीक्यूटिव है और शेयर होल्डर है, ये आपकी पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। फोरमैन्स को क्या होता है, जो आपकी ऊपर से पॉलिसीज आ रही है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। सो दीज थ्री, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं गवर्निंग बॉडी में, ठीक है, और जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं आप में, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, जीएम हो, सीएफओ हो, सीईओ हो, जो है ना ऐसी पोस्ट होती हैं, वो की एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वो डिसीजन मेकिंग में, जो कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में उसे मदद करते हैं। और अगर आपके पास एक शेयर भी है ना आपके पास, तो एनुअल जनरल मीटिंग में आपको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है कि ये कंपनी की ये पॉलिसी है, आप अपना वोट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर भी जो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोरमैन, क्योंकि ये लेबर है और इसका काम केवल जो ऊपर से आने वाली पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करना है, ना कि पॉलिसी मेकिंग में। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट नहीं है, देखो यहाँ ध्यान रखना, ये थ्योरी मैनेजमेंट है। देखिए मैनेजमेंट बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट इज अ सब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए थ्योरी किसने दी है, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी मैनेजमेंट कौन है, तो आप याद रखना, हेनरी फोयल। हेनरी फोयल को माना जाता है, जिसने भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पढ़ा होगा उसका आंसर दे पा रहा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीओ, ठीक है। तो ये एक टाइप की अप्रोच है कि जो मैनेजमेंट है उसका जो काम करने का तरीका है, उसके स्टार्टिंग वो क्या होना चाहिए, मतलब प्लानिंग में क्या चीज होनी चाहिए। तो दिस इज आंसर इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, आप बस फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है, ज्यादा मत समझिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये स्पेस है आगे, स्पेस डिनोट्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल। अगर कहीं टॉप लेवल पे, हायर लेवल पे बहुत ज्यादा अथॉरिटी अपने पास रखेगा, जैसे अगर देश के लीडर्स हैं, अगर कोई टॉप लीडर हैं, अगर वो सारी पावर कंट्रोल करके अपने पास रख लें, तो उसको क्या बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं ना, कि जैसे जर्मनी में हुए, बाकी देश में कहीं भी हुए, तो वो अपने पास सारी पावर इकट्ठा करके रखते हैं। तो उस सिस्टम को, जिसमें सेंटर के पास सारी पावर हो जाती है, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, सब सारी अथॉरिटी उसके पास है, वही डायरेक्ट करता है, वही मतलब वही इंस्ट्रक्ट करता है कैसे काम किया जाएगा पूरे देश में या किसी भी मैनेजमेंट में, कहीं भी ऑफिस में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, अगर टॉप लेवल पे अथॉरिटी सबसे ज्यादा, कंसंट्रेशन वहाँ ज्यादा है, पावर का कंसंट्रेशन वहाँ ज्यादा है, तो उसको ऐसे सिस्टम को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो आप ऑफिस मैनेजमेंट में सरकार लेवल पे, तो हर जगह, और सरकार लेवल भी एक तरह से क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ भी मैनेजमेंट होती है, वहाँ भी मैनेजमेंट के काम होते हैं। तो वहां पे आपको देखना होगा कि सेंट्रलाइजेशन का दौर चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन का। और कभी भी ना फिक्स नहीं होता कि पीक पीरियड नहीं आता, हम लोग हमेशा बीच में होते हैं कहीं ना कहीं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। कभी टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करने लगते हैं, कभी टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव करने लगते हैं। बट अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी टॉप लेवल सबसे ज्यादा है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट,
द टर्म हायरार्की मीन्स, अभी हमने हायरार्की मॉडल पढ़ा था मैस्लो का, तो हायरार्की में मतलब होता है कि एक फिक्स्ड डेफिनेट रैंक, ठीक है। जैसे आप अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, आर्मी में जैसे होते हैं लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट बोलते हैं उसको, तो लेफ्टिनेंट उसके बाद प्रमोट होके क्या बनते हैं, पहले कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, और इस तरह से ऊपर चलते चलते लास्ट पोजीशन वहां पर जनरल की होती है, आर्मी जनरल की, ठीक है, लास्ट पोजीशन जनरल की। तो वो एक डिफाइंड रैंकिंग ऑर्डर है, जैसे पुलिस में भी होता है, या किसी भी ऑफिस में अगर ऐसा हो, तो ऐसी सिस्टम को कहा जाता है हायरार्की, है ना। द टर्म हायरार्की मीन्स अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे अगर एटीसी वालों को बात करें, तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट मंथ, या इसी मंथ वो आ सकती है वैकेंसी, नेक्स्ट मंथ तो डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो मैंने बनाया भी था एक वीडियो, कि वहां पर कुछ लोगों ने पूछा सर इसमें प्रमोशन के चांस कितने हैं, कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले जैसे, या फिर आप कॉमन कार्डर भी ले लीजिए, तो कॉमन कार्डर में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पहला है, उसके बाद आपका डेफिनेट रैंकिंग ऊपर चल रहा है, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम बनते हैं, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम बनते हैं, फिर उसके बाद जॉइंट जनरल मैनेजर जेजीएम बनते हैं, और उसके बाद फिर जनरल मैनेजर बनते हैं। तो ये डेफिनेट अगर ऑर्डर है, तो ऐसे मॉडल को कहा जाता है हायरार्की। नेक्स्ट, इन स्टाफिंग फंक्शन विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इज करेक्ट, मतलब क्या होगा, आप खुद ही बताइए इसमें देख के कि पहले सिलेक्शन होगा, या पहले रिक्रूटमेंट होगा, या पहले ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, आप अपने लिए देख लीजिए। इस समय क्या हुआ, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि हम रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं ना, ठीक है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करें, यानी कि उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद आपका टेस्ट ले रहे हैं, जो सीबीटी ले रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन बेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में है इस समय, आप जो टेस्ट देंगे उसे सिलेक्शन प्रोसेस कहा जाएगा। फिर फाइनल करेंगे, बंदे को प्लेस करेंगे अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि आप अब आए, हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, आप आके इसको ज्वाइन कीजिए। आजकल देख लेना, अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, ऑफर लेटर बोलते हैं, वैसे दोनों इक्विवेलेंट साउंड करता है कि ऑफर ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, बट जो अच्छा टर्मिनोलॉजी है ना, जो अच्छा ऑफिस है वो हमेशा अपॉइंटमेंट लेटर यूज करेगा। ऑफर लेटर जो बहुत वेग टर्म है, ठीक है। सो उसको जब आप सिलेक्शन पास कर लेंगे, सिलेक्शन की प्रोसेस फुल कर लेंगे, तब आप कंपनी में ज्वाइन कराएंगे, और जब आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे, तब आप वहाँ के काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग भी तो कराएंगे ना। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, सी इज द आंसर। Next, leadership is based on superiors, authority, responsibility, accountability, persuasive communication. आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपको तो लीडरशिप एबिलिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए, आप ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लीडरशिप का मतलब अथॉरिटी नहीं होता, बहुत लोगों को डाउट होता है कि लीडरशिप का मतलब कि आपके पास, मैं लीडर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं किसी से काम करवा सकता हूँ, ठीक है। लीडरशिप एक क्वालिटी है, ठीक है, ये आपके एक गुण है, आपका वर्च्यू है, या आपका एक ट्रेट है, ठीक है, क्वालिटी है आपके अंदर, तो वो क्वालिटी निखर के तभी आएगी, या उसके रिजल्ट्स तभी दिखाई देंगे। लीडरशिप का मतलब कि आप लोग से कैसे काम करवा पा रहे हैं, मतलब ऑफिस मैनेजर जो है वो अपने जो सब स्टाफ है, जो उसके अंडर स्टाफ काम कर रहा है, जो अंडर भी वर्ड गलत है, उसके जो साथ स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं ना मेरे अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, वो जताना चाह रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ और दूसरा इन्फीरियर है, ठीक है। तो अच्छे जो भी टर्मिनोलॉजी यूज है, वो कहेगा मेरे कलीग्स हैं, या फिर मेरे साथ काम करने वाले हैं, ठीक है। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि आपको दूसरे से काम लेना है, ठीक है, आप उससे इस तरह से मैनिपुलेट भी नहीं कहेंगे, उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि आप उससे काम ले सके बेस्ट वे में, जिससे आपका वर्क, आपके ऑफिस का वर्क कंप्लीट हो सके। तो वो होती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। तो वो किससे होती है, आप किसको परसुएट कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो परसुएज जो आपका परसुएसिव कम्युनिकेशन है वो कैसा है, आप किस अच्छे ढंग से उससे बात कर रहे हैं, ताकि वो आपकी ऑर्डर मान सके, एक टाइप का ऑर्डर मान सके और काम फुलफिल कर सके। तो आपके अंदर परसुएसिवनेस भी एक लीडरशिप के अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को परसुएट कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परसुएटिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ब्लैंक is the process of exchanging information and understanding between two or more persons. दैट इज सिंपली, ये तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, अगर दो लोग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आपके ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM, तो याद रखना, जैसे आप ऑफिस में या फिर कहीं भी क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम करता है। तो TQM उसके लिए यूज करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट भी करेंगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे, ऑफिस में बहुत सारे काम कर रहे होंगे।
आउट ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस विच इज अ ब्रॉडर टर्म। ठीक है, आप ई कॉमर्स साइट्स जानते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, है ना। और ई बिजनेस ये क्या होता है, तो कौन सा बड़ा टर्मिनोलॉजी है, कौन किसके अंदर आता है, तो याद रखना ई बिजनेस मतलब आप बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वे में काम कर रहा है, ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चल रहा है। ठीक है, तो ई बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है, और एक बिजनेस के अंदर कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, इसलिए एक जो बिजनेस है वो बड़ी टर्मिनोलॉजी ब्रॉडर एस्पेक्ट है रादर देन ई कॉमर्स, इसलिए ई बिजनेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने बोला था ये भी आपका कोर्स का डिफाइंड है, जो आपने अगर देखा होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा सिलेबस, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका पार्ट है। तो ऑप्शंस देख के बताइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द लर्निंग अबाउट connection between mind and body. Next, stress management helps you control our health in a positive sense. Number C, stress management teaches us avoid to kind of all kind of stress. और D, A and B is right. तो क्या आंसर होगा सी। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि हम अवॉइड कर सकें स्ट्रेस को। देखिए, आप कभी स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस तो आपके पास आएगा। जैसे इस समय आप स्ट्रेस में होंगे कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन बचे हैं और मुझे क्वालिफाई करना है एग्जाम, मैं कितना प्रिपेयर हूँ, मुझे डाउट लग रहा है अपने ऊपर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस आ रहा हुआ है। और स्ट्रेस का टाइम के बहुत अच्छा रिलेशन है। जब भी टाइम कम होता जाएगा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। जो अभी एक हफ्ते पहले स्ट्रेस लेवल था वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम आपको पता है पहले 2 हफ्ते का टाइम था, अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम, 1 वीक का टाइम बचा है एग्जाम में, इसलिए आपको स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। तो स्ट्रेस तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेज करना क्यों जरूरी है, ताकि आपकी जो माइंड में जो अंदर एक्टिविटी चल रही है इसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है और आपकी बॉडी पे उसका जो प्रभाव पड़ रहा है ना, इम्पैक्ट करता है बॉडी पे, उसको बैलेंस कर सकें, उसके बीच में कनेक्शंस कर सकें, उसकी लर्निंग समझ सकें। तो वो ये तो जरूरी है, तो इसलिए ए तो ठीक है। सेकंड देखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प यू कंट्रोल और हेल्थ इन ए पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे और आप मैनेज कर पाएंगे तब आपकी माइंड पर, बॉडी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ पे अच्छा पॉजिटिव वे में पड़ेगा। तो स्ट्रेस बुरा चीज है, ठीक है, और स्ट्रेस आएगा ही आएगा, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट करके हम जो अपने माइंड और बॉडी के बीच में एक बैलेंस बना सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के बीच में और बॉडी के फंक्शनिंग के बीच में, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों आंसर होगा, दैट इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। कौन, अभी मैंने बताया स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, और किस लेवल पर आ सकता है, आपका एनवायरनमेंट, आपके जिस भी आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, आपका सोशल स्ट्रेस है भैया, ये तो आप जानते ही होंगे। अरे लड़के का इतनी उम्र हो गई, लड़की कितनी उम्र हो गई, नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं लगी, कैसा होगा। तो सोशली तो आप लोग पता है कि कितना स्ट्रेस, सबसे मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही है, जितने भी रिलेशन वाले हैं, है ना आपके। मैं को कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी पे, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देते हैं। देखिए, स्ट्रेस ना अगर कम लेवल पर मिले, है ना, अगर छोटे टाइम पीरियड के मिले बहुत अच्छा होगा। जैसे ये लास्ट फेज चल रहा है, इस समय लोगों के पास स्ट्रेस है ना, ये लास्ट 1 वीक का, लेकिन अगर आपने यहाँ स्ट्रेस को अपने मैनेज कर लिया, तो आप जो भी इस टाइम जो भी अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगा, मैंने जो बताया था, ये लास्ट वीक में जो भी स्प्रिंट करेगा, दौड़ लगाएगा सबसे ज्यादा, है ना, अपने जितने भी रिसोर्सेज उसके पास है उसे अच्छे ढंग से पढ़ेगा, दौड़ लगाएगा, आगे बढ़ेगा, तो वही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके कोर्स का पार्ट भी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट से भी आता है, सोशल स्ट्रेसर्स से भी आता है, फिजियोलॉजिकल से, आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे, आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, आप ठीक से अपने व्यायाम नहीं करते, आप मतलब आप एक्सरसाइज ठीक नहीं करते, बॉडी को ठीक नहीं रखते, ठीक है, तो वो फिजिकल लेजे मतलब आपके शारीरिक रूप से भी आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। और आपका थॉट प्रोसेस तो है ही, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि माइंड में कैसे कैसे विचार आते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बनता जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ ई 5 ऑप्शन है, आपको ए 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन, यानी कि कुछ सेकंड हमारे ज्यादा लगे, तो इसलिए आपका 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। ऑफिस मैनेज जो लोग सीनियर, जो लोग ऑफिस वाला एग्जाम दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का, तो वहां भी उनके लिए भी 4 की बजाय 5 ऑप्शन है। भले ही 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है और 5 ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, आपकी टाइम टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई है, इसलिए आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करें, एमसीक्यू जितना ज्यादा करें, कोर्स को अच्छे से पढ़ लें, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें, ऑफिस मैनेजमेंट को जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर लें। कोई भी सोर्स है, किसी से भी पढ़ रहे हैं आप, अच्छे से पढ़ें दम लगा के। लास्ट का जो 5-6 डेज बजे ना, पूरी स्प्रिंट के साथ दौड़े। यह ध्यान रखना आप लोग,
ठीक है? जो आप रिले रेस तो याद होगी, रिले रेस में क्या होता है कि 2-3 लोग एक साथ दौड़ लगाते हैं, मतलब 1 बाय 1 करके दौड़ लगाते हैं। तो जो स्प्रिंटर होता है सबसे तेज दौड़ने वाला, वो लास्ट रेस में दौड़ता है। अब आपने देखा होगा जो जमैका की टीम है, जब वो रिले रेस करती है तो पहले एक पर्सन दौड़ता है, फिर उसके बाद वो रिले लाके दूसरे को देता है, फिर दूसरा दौड़ता है, फिर तीसरा दौड़ता है, और सबसे लास्ट में कौन दौड़ता है? उसैन बोल्ट। क्यों? सबसे फास्ट है वो, सबसे तेज है। तो स्प्रिंट करना है उस समय, बहुत तेजी से दौड़ना है। तो ये लास्ट राउंड है आपका, ये लास्ट 5-6 डेज है। इसमें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, आप पढ़िए अच्छे से, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसमें से जी जान लगा के पढ़िए, ठीक है? और मैंने बताया थोड़े टाइम के लिए लिया जाने वाला स्ट्रेस अच्छा होता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ला के देता है, ठीक है? तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं से हमारे कोर्स से लिए पढ़ रहे हो, जो हमने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया है, या आपके पास कोई भी रिसोर्स है, उसे दम लगा के पढ़िए, लास्ट का मोमेंट है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फियर एंड थ्रेट अमंग्स द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। तो इसका आंसर क्राइसिस है। देखिए जैसे मैंने बताया ना, क्राइसिस ये भी एक टाइप का क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाया जाता है ऑफिस में, या अपनी लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। ऐसी क्राइसिस मैनेजमेंट, चीजें तो बिगड़ती ही हैं, है ना? गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, कभी कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं दंगा फसाद हो जाएगा, कहीं राइट्स ना कहीं हो जाएंगे, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं अर्थक्वेक आ जाएगा, तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स तो होंगे लाइफ में कहीं भी। लेकिन उस क्राइसिस सिचुएशंस को जूझने वाला चाहिए, है ना? अच्छी पर्सनैलिटी वही होती है जो क्राइसिस में अच्छे डिसीजंस ले सके। तो उसके लिए क्या होता है, ऑफिसर्स को रेडी किया जाता है क्राइसिस मैनेजमेंट्स के लिए। तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए चीज़ें तो आपके साथ हमेशा अच्छी नहीं होंगी, बुरा टाइम आएगा ही। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट के पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि कैसे आपको हैंडल करनी है सिचुएशंस, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्राइसिस। तो क्राइसिस एक फीलिंग है जो डर का माहौल बना देती है। सपोज कीजिए आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में जा रहे हैं अभी, अगर वहां पर कुछ एयरक्राफ्ट के साथ एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, या फिर एयरक्राफ्ट जैसे MH370 के साथ हुआ था, है ना? तो मलेशिया में क्या हुआ, MH370 8 मार्च 2014 को पूरा तरह से गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिवेट हुई और वो सिचुएशंस को संभालने लगी। ऑब्वियस है उनके हाथ कुछ ज्यादा कुछ नहीं आ पाया, लेकिन काम तो किसी को करना ही है, हर चीज को डील करना ही है। तो वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट जो टीम है उसने आके डील किया। तो ये एंड है इस वीडियो का। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे एमसीक्यू आप फेस कर सकते हैं ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो ये सबके लिए वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत लोगों को डाउट रहता है, सर हमें ना कोर्स कहीं मिल रहा है, ना हमें कुछ पता चल रहा है इसके बारे में। आप हमें बता दीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम प्रिपेयर तो कर लें। आपने जो सिलेबस दिया है वो पढ़ लें, आपने जो बुक्स प्रोवाइड कराई हैं वो पढ़ लें, और क्वेश्चंस हमें लगाने का तरीका मिल जाए। तो क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है उसमें कुछ जारी नहीं किया, उसमें कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे, ताकि आप सभी लोगों का फायदा हो सके, ठीक है, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और कैसा लगा ये वीडियो बताइए इसके लिए, ठीक है? जो लोग हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट अब लिमिटेड सीट है। मुझे अभी टीम ने बताया कि केवल 16 सीट है ना, 16 सीट मेरे पास है, बहुत लिमिटेड एडिशन में। अगर किसी को करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। गुड लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।